Hello bachcho, this is Dr. Snigdha. You are watching me on Chem Focus. Today we are going to discuss path function, state function, intensive and extensive properties. Okay? नाम से बिल्कुल क्लियर है, पाथ फंक्शन वो फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है. ओके, स्टेट फंक्शन वो फंक्शन है जिनकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती. ओके, इनिशियल और फाइनल स्टेट का मतलब क्या? आप कहते हो ना, इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर्स था, फाइनल वॉल्यूम 15 है और इनिशियल से फाइनल में गए. या फिर हम कहते हैं इनिशियल टेम्परेचर 500 केल्विन है, फाइनल टेम्परेचर 600 केल्विन है. सो आप टेम्परेचर को, वॉल्यूम को, प्रेशर को, इन सभी पैरामीटर्स को यूज करते हो स्टेट को डिनोट करने के लिए. ओके, ठीक है. अब मान लो हम जा रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक. ये ए से बी पॉइंट तक आपको ट्रैवल करना है. हो सकता है आप ट्रैवल करने के लिए ये वाला पाथ फॉलो करो, या फिर हो सकता है आप ट्रैवल करने के लिए ये वाला पाथ फॉलो करो, या फिर कोई और पाथ फॉलो करो. पाथ पे डिपेंड क्या करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना. तो डिस्टेंस जो होती है वो होती है पाथ फंक्शन, क्योंकि वो एग्जैक्टली डिपेंड करती है आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हो. लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट रूट. ए और बी पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसे आप क्या कहेंगे? स्टेट फंक्शन, राइट. डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है. इससे कोई मतलब नहीं आपने कौन सा पाथ फॉलो करा है. ओके, सो पाथ फंक्शन जितने भी होंगे, पाथ फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है ओनली ऑन पाथ फॉलोड, और स्टेट फंक्शन की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. ओके, गुड. नाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड. स्टेट फंक्शन तो स्टेट पे डिपेंड करेगा, क्या इनिशियल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर क्या है, बस उस बात पे डिपेंड करेगा. पाथ इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप इनिशियल से फाइनल तक किस तरह से गए हो. ठीक है, तो याद है आपको वर्क डन हमने कैलकुलेट करा था. एक आइसोथर्मल वर्क डन, आइसोथर्मल वर्क डन अगर आपको कभी बताना होता है, इनिशियल वॉल्यूम से, इनिशियल वॉल्यूम है 5 लीटर्स की और फाइनल वॉल्यूम है 10 लीटर्स की. ओके, फाइनल वॉल्यूम कितनी है? 10 लीटर्स. और आपसे बोला गया है कि आप इनिशियल से फाइनल तक जा रहे हो, 5 लीटर से 10 लीटर तक जा रहे हो आइसोथर्मली. लेकिन किस तरह से आइसोथर्मल? एक है रिवर्सिबल, एक में आपने पाथ फॉलो किया है रिवर्सिबल, और एक में आपने पाथ फॉलो किया है इररिवर्सिबल. आपको पता है इन दोनों का ही वर्क डन अलग अलग आएगा, फॉर्मूला भी दोनों का अलग अलग था, है ना. तो हम इनिशियल और फाइनल स्टेट को सेम रखें, लेकिन जो पाथ हमने फॉलो करा है वो डिफरेंट है दोनों केस में. रिवर्सिबल में अलग है, इररिवर्सिबल में अलग है. ठीक है, दैट्स वाई ये जो वर्क डन है उसको आप क्या कहते हो? वर्क डन पाथ फंक्शन होता है. क्लियर? वर्क डन पाथ फंक्शन है, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा तरीका अपनाया है ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए, या फिर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने के लिए. सपोज एडियाबेटिक प्रोसेस है और इनिशियल टेम्परेचर 100 केल्विन है, उससे आपको जाना है 150 केल्विन तक. एक है इररिवर्सिबल एडियाबेटिक, एक है रिवर्सिबल एडियाबेटिक, दोनों में अलग अलग वर्क डन आएगी, है ना. ओके, तो वर्क डन तो सीख लिया. अब आते हैं स्टेट फंक्शन में. स्टेट फंक्शन कुछ एग्जांपल्स. टेम्परेचर, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर ये है, फाइनल टेम्परेचर वो है ना. आपको क्या करना होता है? बस ये देखना होता है कि क्या है इनिशियल टेम्परेचर, क्या है फाइनल टेम्परेचर, दैट्स इट. कभी ये नहीं सोचते हम कि इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक किस तरह से गए थे, राइट. तो इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर जाने में आपको कोई सा भी रूट आपने यूज किया है, टेम्परेचर चेंज इज ऑलवेज कंसिडर टू बी स्टेट फंक्शन. ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज हमेशा होगा स्टेट फंक्शन. नेक्स्ट, चेंज इन एंथैल्पी. सपोज चेंज इन एंथैल्पी, आपको पता है चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है? एनसीपीडीटी, भूल नहीं सकते हो इस फॉर्मूला को, है ना. एन नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस में. सीपी एक गैस के लिए कांस्टेंट होता है. डीटी जो है ये तो बस इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर है, दैट्स इट.
इसका मतलब यहां पर ऐसे कोई भी पैरामीटर नहीं है जो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। तो डीएच को आप क्या बोलोगे? स्टेट फंक्शन। क्लियर? हम डीएच को कहते हैं स्टेट फंक्शन, मतलब चेंज इन एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। बता सकते हो डी क्या होगा? डी यू विल बी इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू एन सीवी डी टी। एन और सीवी का तो यहां भी वही बात है, कांस्टेंट होती है, तो बदलेगा क्या? डी टी। डी टी स्टेट फंक्शन है ना, इसका मतलब डी यू भी क्या होगा? स्टेट फंक्शन। कोई मतलब नहीं कौन सा रास्ता यूज किया गया है, इनिशियल टेम्परेचर ये था, फाइनल टेम्परेचर ये था। एक पर्टिकुलर गैस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। नंबर ऑफ मोल्स अगर आप कांस्टेंट रखोगे तो आप कोई सा भी पाथ से टेम्परेचर को बदलो, हमेशा जो डी यू है या डी एच है उसकी वैल्यू सेम आएगी। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डेल्टा एस एक सिस्टम का निकालना आता है ना? आता ही होगा, पढ़ा था हमने। एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, एन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। अब ये जो टेम्परेचर है एन और सीवी का तो हो ही गया, वो कांस्टेंट होते हैं हमेशा, है ना। टेम्परेचर जो है T2 से T1 जा रहे हो तो T1 से T2 जा रहे हो तो टेम्परेचर चेंज वो तो हमेशा ही स्टेट फंक्शन है। वॉल्यूम आप इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक गए तो ये सारे तो खुद ही स्टेट्स हैं, है ना। इसका मतलब है डेल्टा एस इज स्टेट फंक्शन, डेल्टा एस इज स्टेट फंक्शन। डेल्टा जी याद है, हमने पढ़ा था डेल्टा जी। क्या करते हैं डेल्टा जी में? हम लिखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, लिखते हो, ठीक। डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच कौन सा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन होता है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कौन सा पाथ फॉलो किया इस पे डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर तो अपना स्टेट ही है। डेल्टा एस ये भी स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है कि जो डेल्टा जी होगी उसको आप क्या बोलोगे? स्टेट फंक्शन। सो डेल्टा जी भी होता है स्टेट फंक्शन। क्लियर? नाउ अब आते हैं हीट पे। हीट पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं भूले हो ना, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डी डब्ल्यू। अब ये जो डी यू है ये तो स्टेट फंक्शन है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, ये है स्टेट फंक्शन। लेकिन जो वर्क डन होता है ना वो तो पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन। और अगर वर्क डन पाथ फंक्शन है इसका मतलब है अगर आप पाथ अलग अलग लिए तो डी क्यू की वैल्यू भी बदल जाएगी, है ना। सपोज आप टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 तक जा रहे हो और टेम्परेचर क्योंकि आपने सेम रखा है, T1 टेम्परेचर एक केस में मान लो कुछ भी 500 केल्विन रखा है फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में रखा है 550 केल्विन, ठीक है। तो आप जब तक स्टेट को नहीं बदलते हो तब तक तो डी यू नहीं बदलेगा। 500 से 550 केल्विन तक आप जा रहे हो, किसी भी रास्ते से जाओ डी यू विल रिमेन सेम। लेकिन अगर आप रास्ता बदल देते हैं तो डी डब्ल्यू की वैल्यू बदल जाती है। ओके, सो डी डब्ल्यू चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कौन सा पाथ आपने फॉलो करा है। एज अ रिजल्ट ये सेम होते हुए भी अलग अलग केस में डी क्यू की वैल्यू अलग अलग आएगी, है ना। तो हम बोलेंगे हीट क्या होता है बच्चा? हीट हो गया हम लोगों का पाथ फंक्शन। वर्क डन और हीट ये दोनों ही थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर हैं जो पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, तो ये आप याद रखना, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, आप इस नाम पे ध्यान देना। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा? जस्ट उल्टा, डिपेंडेंट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
एग्जाम्पल्स क्या होंगे इनके? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सपोज मास, अगर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इंक्रीज करते हो तो मास भी बढ़ जाता है ना? मास डिपेंड करता है ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वॉल्यूम, अगर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएंगे, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड भी इंक्रीज होगा, राइट? वॉल्यूम भी क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब डिपेंड करता है ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फाइन। देन लेंथ भी डिपेंड करेगा। एक मैं छोटे लेंथ का ये मार्क ड्रॉ करूं और एक बड़े लेंथ का ड्रॉ करूं, ऑब्वियसली यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो आए होंगे इस पेंट के या फिर कलर के वो ज्यादा होंगे व्हेन कंपेयर टू ये वाला, है ना? ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली रेफर कर रहा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, ठीक है? वेट तो हो ही गया आपका। अब देखो, अगर आपसे कोई कहता है चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिखते हो? एन सीपी डेल्टा टी लिखते हो ना? सीपी तो कांस्टेंट है, डेल्टा टी तो टेम्परेचर का चेंज है। मतलब ये जो एन है, नंबर ऑफ मोल्स, इस पे डिपेंड कर रहा है ना डेल्टा एच। नंबर ऑफ मोल्स कम रखा, डेल्टा एच की वैल्यू कम आएगी, ज्यादा रखा अधिक आएगी। इट मीन्स डेल्टा एच और चेंज इन एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फाइन। नेक्स्ट डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी होता है ना? तो डेल्टा यू भी अगर रहा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू लिख देती हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एग्जाम्पल इसी का बनेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और आपको याद है डेल्टा एस, डेल्टा एस के फॉर्मूले में क्या मिला था? एन सीवी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो ये जो एन एन है ना, नंबर ऑफ मोल्स, अगर ये इंक्रीज होगा तो डेल्टा एस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। मतलब नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है डेल्टा एस। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? मोल्स डिपेंडेंट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंडेंट। ओके, फाइन। डेल्टा जी, याद है डेल्टा जी क्या था? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था। ओके, डेल्टा एच क्या है? डिपेंड करता है ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डेल्टा एस क्या है? ये भी डिपेंड करता है ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ऑब्वियसली डेल्टा जी भी डिपेंड करेगा ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट? गुड। अब कुछ स्पेशल एग्जांपल्स तो हम देखेंगे लास्ट में, पहले इंडिपेंडेंट वालों को भी लिख लेते हैं। इंडिपेंडेंट, कलर ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का कलर, क्या वो डिपेंड करता है ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन? नहीं। अगर एक रेड कलर का ब्रिक है तो उसका छोटा सा टुकड़ा लो या फिर पूरा पूरा ब्रिक लो, हमेशा ही वो कलर सेम रहेगा दोनों का, है ना? इसका मतलब है कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंसिडर्ड। ठीक, ये एक ब्रिक है, इस ब्रिक का कलर अगर ग्रीन है तो इसके एक टुकड़े का भी कलर ग्रीन ही होगा, है ना? अच्छा, आपको याद है हमने सीखा था कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, ये एक बड़ा सा कंटेनर है और इस कंटेनर में आप खूब सारा शक्कर मिलाए हो, पानी मिलाए हो और सोल्यूशन बना लिए हो, और इस सोल्यूशन में से फिर आपने एक ग्लास सोल्यूशन सेपरेट किया है। ठीक है, ये वाला जो सोल्यूशन है, फर्स्ट वाला सोल्यूशन, इसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी सेकेंड सोल्यूशन की वही सेम कॉन्सेंट्रेशन होगी ना? कॉन्सेंट्रेशन चेंज तो नहीं होगी। फर्स्ट वाले कंटेनर से आपने क्या किया? बस आपने सेपरेट करके एक छोटा सा सैंपल बाहर निकाल लिया है। ठीक है, दोनों में स्वीटनेस सेम आएगी, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, राइट? इट मींस हम कहेंगे कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां पे तो ज्यादा शुगर थे, ज्यादा पानी था, यहां पर कम शुगर है, कम पानी है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही केस में बराबर है। और ज्यादा आपको इसके बारे में सीखना है तो आप मोल कॉन्सेप्ट को जरूर से पढ़ लेना। ठीक है, आई होप आप पढ़ ली होगे। देन एक ये हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कुछ गैसेस फिल्ड हैं। ठीक है, और हम गैसेस का प्रेशर डिफाइन करना चाह रहे हैं। ओके,
गैसेस का प्रेशर डिफाइन करने के लिए क्या करते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बोलते हो। अब यही सेम कंटेनर क्लोज्ड है, ये कंटेनर भी, ठीक है, इसमें मैंने नंबर ऑफ मोल्स को कम कर दिया, तो जो प्रेशर होगा, कंटेनर सेम रखा है, मतलब वॉल्यूम दोनों में सेम है, वॉल्यूम दोनों में सेम, नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं कम कर दूंगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, राइट। तो ये बात है कि प्रेशर मैंने जो लिखा है यहां पर, वो प्रेशर हम क्लोज्ड वॉल्यूम के अंदर स्टडी कर रहे हैं। क्लोज्ड वॉल्यूम के अंदर कभी भी आप स्टडी करोगे प्रेशर ऑफ अ गैस, तो इट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस पार्टिकल। अगर गैशियस पार्टिकल का नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, मोल्स घटेगा, प्रेशर भी घटेगा, ठीक है। तो हम प्रेशर को कहां पर लिखेंगे, प्रेशर ऑफ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर, डिपेंड करता है ऑन अमाउंट ऑफ गैस टेकन, ओके। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि प्रेशर ऑफ अ गैस, सिर्फ प्रेशर ऑफ अ गैस बोला है, क्लोज्ड कंटेनर नहीं बोला, प्रेशर ऑफ अ गैस डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे या नहीं, तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप कभी, RT तो कांस्टेंट है, जब भी आप कभी नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाते हो ना, तो साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्लोज्ड कंटेनर की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम अगर खुद को चेंज कर सके तो वो नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। जैसे आप ये जानते हो, 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 लीटर्स। 2 मोल कितना ऑक्युपाई करेगा, 44.8 लीटर्स, है ना। तो अगर कभी भी नंबर ऑफ मोल्स के साथ वॉल्यूम अलाउड है चेंज होने के लिए, तो वॉल्यूम अपने आप को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मोल्स, और उस केस में प्रेशर जो है ना एक गैस की, वो कांस्टेंट रह जाती है, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर क्वेश्चन सिर्फ प्रेशर ऑफ गैस देकर पूछता है तो आप ये वाला आंसर दोगे। अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा प्रेशर ऑफ अ गैस इन क्लोज्ड कंटेनर, तो फिर आप ये वाला आंसर दोगे, ऊपर वाला, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस इन क्लोज्ड कंटेनर तो डिपेंड करता है ऑन नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन सिर्फ अगर प्रेशर ऑफ गैस बोला जाए ना, केवल अगर प्रेशर ऑफ गैस बोला जाए, तो उसको हम इंडिपेंडेंट बोलेंगे, प्रेशर ऑफ गैस। गॉट इट, फाइन। कलर तो हो गया, कॉन्सेंट्रेशन भी इंडिपेंडेंट था, उसको भी लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आप एक ग्लास का बड़ा सा ब्लॉक लो या फिर उसी ग्लास के एक छोटे से टुकड़े को अलग कर लो, दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आएगी, है ना। ओके, नाउ अगेन हमारे पास ये है एक ब्लॉक, इस ब्लॉक की हीट कैपेसिटी डिफाइन करनी है, और ये है एक छोटा ब्लॉक। आपको पता है ना, हीट कैपेसिटी डिफाइन करने के लिए मुझे इस पूरे ब्लॉक को हीट करना पड़ेगा और इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना पड़ेगा, और फिर देखेंगे हीट कितना सप्लाई किया। छोटे से ब्लॉक को हीट करने के लिए, छोटे से ब्लॉक की हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए आपको इस छोटे से ब्लॉक को हीट करना है और इसके टेम्परेचर को आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। तो हीट कैपेसिटी हमेशा जब भी डिफाइन करी जाती है ना, हमेशा क्या करना होता है, आपको पूरे ब्लॉक को हीट करना होता है और 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज करना होता है, ठीक है। हीट कैपेसिटी इसका मतलब है डिपेंड करता है ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर आप बड़ा ब्लॉक लोगे तो उसके टेम्परेचर को 1 से बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी किधर आएगा, हीट कैपेसिटी हमारा आ जाएगा, हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कोई सा भी सब्सटेंस दिया हो, बड़ा छोटा कैसा भी, हमेशा आपको 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को रेज करना होता है,
लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस होता है। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस के टेम्परेचर को आप 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करते हो टेम्परेचर, और फिर आप बोलते हो हीट आपने कितना सप्लाई करा। ठीक है, इसका मतलब सब्सटेंस ये वाला, ये बड़ा वाला ब्लॉक दिया हो या इस बड़े वाले ब्लॉक का छोटा सा टुकड़ा दिया हो, दोनों ही केस में आप 1 ग्राम को सेपरेट करोगे और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस खुद ही फिक्स हो जाता है जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो। ठीक है, स्पेसिफिक बोलते ही 1 ग्राम फिक्स हो गया। गॉट इट? तो जब तक ये दोनों अमाउंट सेम है, जो कि आपको सेम ही रखना है, ठीक है, कंपैरिजन के लिए, जब तक दोनों टाइप, इन दोनों जो सब्सटेंस है, इन दोनों का जो टाइप है, कैरेक्टर है, दोनों जब तक सेम सब्सटेंस है, तब तक ये दोनों सब्सटेंस की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा 1 ग्राम के लिए ही डिफाइन की जाती है। ठीक है, ओके, तो हम किधर लिखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को? इधर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, और एक बताओ, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी की भी वही कहानी होगी। आपको 1 मोल बोला ना, 1 मोल के टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, तो बड़े ब्लॉक से आप 1 मोल निकालो या छोटे ब्लॉक से 1 मोल निकालो, जब तक दोनों ब्लॉक सेम सब्सटेंस का बना हुआ है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मोल के लेवल पे ही आपको आंसर देना होगा। इट मींस मोलर हीट कैपेसिटी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि मोलर टर्म बोलते ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफाइन हो गया है, वो है 1 मोल। ठीक है, तो हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, ये भी क्या होगी? ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। फाइन, गुड। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, एग्जामिनर बहुत फ्रीक्वेंटली इनको पुट देकर पूछता रहता है। एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वो लगभग यहीं से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, सो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू, and do like, share and subscribe the channel.